हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 1 क्लास 6 के चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। इस लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम रेशियो पढ़ते हैं। रेशियो क्या होता है? रेशियो को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कॉस्ट ऑफ अ कार इज ₹2,50,000 एंड दैट ऑफ अ मोटर बाइक इज ₹50,000। कार की कॉस्ट 2,50,000 है, मोटर बाइक की कॉस्ट 50,000 है। ठीक है। इफ वी कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट इट इज ₹2,00,000। अगर हम दोनों की कॉस्ट का डिफरेंस करें, यानी कि कार की कॉस्ट में से मोटर बाइक की कॉस्ट को माइनस कर दे, तो कितना बचेगा? 2,00,000 रुपीज़ बचेगा। ऑब्वियसली 2,50,000 में से 50,000 को माइनस कर दोगे तो 2,00,000 बचेगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हम इन दोनों की कॉस्ट को कंपेयर करते हैं। ठीक है, कार की कॉस्ट को और मोटर बाइक की कॉस्ट को कंपेयर कैसे करेंगे? कार की कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे मोटर बाइक की कॉस्ट से। ठीक है, 2,50,000 को डिवाइड करोगे 50,000 से तो क्या बचेगा? 5/1। कैसे बचेगा? 3 जीरोस से ये 3 जीरोस कैंसिल हो जाएगी, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे बचेगा 25, यहाँ पे बचेगा 5 5 25। तो क्या बचा यहाँ पे? 5/1। ठीक है, ये 5/1 क्या शो कर रहा है यहाँ पर? जो कार की कॉस्ट है वो 5 टाइम्स है बाइक की कॉस्ट से, यानी कि कार बाइक की तुलना में 5 गुना महंगी है। ठीक है, तो इसी कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। क्लियर? रेशियो का मतलब क्या होता है? जब भी हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ मैनी टाइम्स, यानी कि कौन कितना ज़्यादा है, कौन कितना कम है, कौन कितना महंगा है, जब भी हम इस टर्म्स पर कंपेयर करते हैं टू क्वांटिटीज़ को, तो इस कंपैरिजन को हम कहते हैं रेशियो। ठीक है, और जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो उसको एक सिंबल से डिनोट करते हैं, वो है ये वाला सिंबल, यानी कि 2 डॉट्स। क्लियर? अब जैसे कि ये हमने क्या करा? कंपैरिजन करा। ठीक है, कार की कॉस्ट का और मोटर बाइक की कॉस्ट का, तो ये हमने क्या निकाला? रेशियो निकाला। इस रेशियो को कैसे लिखेंगे? 5:1। ठीक है, जो न्यूमरेटर में नंबर होता है वो पहले लिखा जाता है और डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है वो बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये 5:1 क्या शो कर रहा है? कार की कॉस्ट 5 टाइम्स ज़्यादा है बाइक की कॉस्ट से। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ईशा's weight is 25 kg and her father's weight is 75 kg। ईशा का वेट 25 kg है और उसके फादर का वेट 75 kg है। हाउ मैनी टाइम्स फादर्स वेट इज़ ऑफ ईशा's weight। हमें यहाँ पर क्या करना है? फादर के वेट को कंपेयर करना है ईशा के वेट से। ठीक है, कंपैरिजन करना है, यानी कि रेशियो निकालना है। क्लियर? तो देखो, द रेशियो ऑफ फादर्स वेट टू ईशा's वेट। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है? फादर के वेट को कंपेयर करना है ईशा के वेट से। तो इसका मतलब क्या होगा? फादर का वेट ऊपर न्यूमरेटर में आएगा और ईशा का वेट नीचे डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, जिसको हमें कंपेयर करना है वो हमेशा न्यूमरेटर में आता है और जिससे कंपेयर करना है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। ठीक है ना? तो 75/25 हो गया। अब आप इसको डिवाइड करोगे, 25 1 25, 25 3 75। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 3/1, यानी कि 3:1। न्यूमरेटर पहले लिखा जाएगा, उसके बाद रेशियो का सिंबल, उसके बाद डिनोमिनेटर लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3:1। इसका मतलब क्या हुआ? फादर का वेट 3 टाइम्स है ईशा के वेट के कंपेयर में। ठीक है, अब अगर उल्टा होता, क्या होता है यहाँ पे? द रेशियो
ऑफ ईशा's weight to father's weight. अब इसका मतलब क्या होता, यहाँ पे हमें ईशा के वेट को कंपेयर करना है किससे, फादर के वेट से, ठीक है ना। तो ईशा का वेट ऊपर आएगा यहाँ पर, ठीक है, और फादर का वेट नीचे आएगा। क्लियर। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जिसको कंपेयर करना है वो न्यूमरेटर में आएगा और जिससे कंपेयर करना है वो डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे 25 1 25, 25 3 75, ठीक है, तो ये हो जाता 1/3 यानी कि 1:3, ठीक है। इसका मतलब क्या होता, ईशा का वेट 1/3 है फादर के वेट के कंपेयर में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहचानना है कि किसको न्यूमरेटर में रखना है, किसको डिनोमिनेटर में रखना है और किस तरीके से रेशियो निकालना है, ठीक है। अब देखो अगला, टू क्वांटिटीज़ कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ़ दे आर इन सेम यूनिट। दो क्वांटिटीज़ को हम तभी कंपेयर कर सकते हैं जब वो सेम यूनिट में हो, यानी कि टू क्वांटिटीज़ का रेशियो तभी निकल सकता है जब वो सेम यूनिट में हो। सेम यूनिट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पर अगर ये केजी में वेट दे रखा है तो दूसरा वाला भी केजी में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों की यूनिट सेम है तो इसका हम रेशियो निकाल सकते हैं। अगर फर्स्ट वाला एग्जांपल देखें, दोनों की कॉस्ट रुपीज़ में दे रखी है यानी कि सेम यूनिट है, ठीक है ना, तो इसका भी हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो रेशियो निकालने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों क्वांटिटीज़ सेम यूनिट में हो। अगर दोनों सेम यूनिट में नहीं है तो क्या उसका रेशियो नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों क्वांटिटीज़ को सेम यूनिट में करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे कि मुझे 10 मीटर और 100 सेंटीमीटर को कंपेयर करना है, तो मैं इसको कंपेयर नहीं कर सकता, यानी कि इसका रेशियो नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता, क्योंकि एक की यूनिट है मीटर में और एक की यूनिट है सेंटीमीटर में। तो अगर मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है तो पहले इन दोनों की यूनिट को सेम करना पड़ेगा। 10 मीटर को 10 मीटर ही रहने दो, 100 सेंटीमीटर क्या होता है, 1 मीटर होता है, ठीक है ना। अब ये भी और ये भी दोनों सेम यूनिट में है, तो अब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान क्या रखना है, रेशियो निकालने से पहले आपको चेक करना है कि दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट में है कि नहीं है। अगर सेम यूनिट में है तो रेशियो निकाल दो, अगर सेम यूनिट में नहीं है तो पहले उनकी यूनिट को सेम करो और फिर उसके बाद उसका रेशियो निकालो। क्लियर। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं रेशियो के ऊपर, फिर हम अगला टॉपिक करेंगे। इन अ क्लास देयर आर 20 बॉयज़ एंड 40 गर्ल्स, ठीक है। एक क्लास के अंदर 20 बॉयज़ हैं और 40 गर्ल्स हैं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ, अब हमें रेशियो निकालना है। पहला पार्ट है नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स को कंपेयर करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये तो पता है कि टोटल 40 गर्ल्स हैं, लेकिन टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 40 + 20, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स हैं 60। तो नंबर ऑफ गर्ल्स को कंपेयर करना है तो गर्ल्स आएंगी न्यूमरेटर में, किससे कंपेयर करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, जो कि आएगा डिनोमिनेटर में, यानी कि नीचे। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 60, तो 60 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। अब आप इसको कट करो, जहाँ तक कट हो सकता है वहाँ तक हमें कट करना है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। अब ये 4 और 6 ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो क्या आ जाएगा ये 2/3, यानी कि 2:3, ठीक है। बी पार्ट देखो, नंबर ऑफ बॉयज़ टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हमें बॉयज़ को कंपेयर करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, तो बॉयज़ आएगा न्यूमरेटर में, यानी कि 20 आ जाएगा ऊपर, और डिनोमिनेटर में टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो है 60, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी कि 1/3। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा,
1:3। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रेशियो का टॉपिक। अब हम करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है इक्विवेलेंट रेशियो। अब इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है? इक्वी का मतलब होता है इक्वल, ठीक है ना, यानी कि इक्वल रेशियोज। तो इक्विवेलेंट रेशियो होते हैं हमारे इक्वल रेशियोज। कभी कभी क्या होता है, सिचुएशन अलग होती है लेकिन उनके रेशियो सेम हो जाते हैं। जैसे कि हम इसको इस एग्जांपल की मदद से देखते हैं। लेंथ ऑफ अ रूम इज़ 30 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज़ 20 मीटर। एक रूम है जिसकी लेंथ है 30 मीटर और ब्रेथ है 20 मीटर। सो द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रूम टू द ब्रेथ ऑफ द रूम। यहाँ पे रेशियो निकाला गया किसका? लेंथ ऑफ द रूम टू द ब्रेथ ऑफ द रूम। लेंथ ऑफ द रूम को ऊपर रखा गया, ब्रेथ ऑफ द रूम को नीचे रखा गया, डिवाइड करा तो 3/2 आ गया। 3/2 यानी कि 3:2। ठीक है, एक सिचुएशन ये हो गई। अब दूसरी सिचुएशन देखो। देयर आर 24 गर्ल्स एंड 16 बॉयज़ गोइंग फॉर अ पिकनिक। 24 गर्ल्स और 16 बॉयज़ ये मिलकर एक पिकनिक पर जा रहे थे। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़। रेशियो निकाला गया किसका? नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स ऊपर रखी गई, नंबर ऑफ बॉयज़ नीचे रखे गए। इनको डिवाइड करा, 3/2 आ गया, यानी कि 3:2। तो अब आप देख सकते हो दोनों सिचुएशन अलग अलग थी लेकिन दोनों के रेशियो बिल्कुल सेम थे। ठीक है ना, तो इन जैसे सेम रेशियोज़ को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रेशियोज़। क्लियर? अब इक्विवेलेंट रेशियोज़ पे आपको किस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे? आपको रेशियोज़ दे दिए जाएंगे और आपको ये बताना पड़ेगा कि वो रेशियोज़ इक्वल हैं कि नहीं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1:2 और 1:2। तो क्या ये इक्विवेलेंट रेशियो हैं? तो यस, ये इक्विवेलेंट रेशियो हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं, नंबर सेम है। ठीक है, बिल्कुल, तो ये इक्वल रेशियोज़ हैं। अब एक और एग्जांपल, 1:2 और 2:1। क्या ये इक्विवेलेंट रेशियो हैं? तो इसका आंसर है नो, ये इक्विवेलेंट रेशियो नहीं है। क्यों? नंबर सेम है लेकिन आगे पीछे हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये इक्विवेलेंट रेशियो नहीं हो सकते, यानी कि ये इक्वल नहीं है। ठीक है, अब इनमें से तो आप आराम से बता दोगे कि कौन से इक्विवेलेंट हैं, कौन से इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर सेम है। लेकिन ऐसे भी कुछ केसेस हो सकते हैं जिनमें नंबर सेम ना हो, जैसे कि 1:2 और 5:10। ठीक है, तो ये दो रेशियोज़ हैं। क्या ये इक्विवेलेंट रेशियो हैं? तो कुछ कहेंगे नहीं है, कुछ कहेंगे हैं। तो इसका आंसर क्या है कि नहीं? इसका आंसर है। ये इक्विवेलेंट रेशियोज़ हैं। अब ये कैसे हैं? देखो, 1:2 को मतलब क्या हुआ? 1/2। और 5:10 का मतलब क्या हुआ? 5/10। ठीक है, अब देखो ये कट हो सकता है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये भी आ गया 1/2। अब देखो इसका भी रेशियो हो गया 1:2 और इसका भी रेशियो हो गया 1:2। ठीक है ना, तो हो गई ये इक्वल। तो इस तरीके से हो सकता है कि नंबर्स अलग अलग हों बट वो फिर भी इक्विवेलेंट रेशियो हों। ठीक है, आपको क्या करना है? अगर नंबर्स अलग अलग होंगे आपको दोनों को लेना है, दोनों को जहाँ तक आप कट कर सकते हो वहाँ तक आपको कट करना है, यानी कि उसको सिंपलर फॉर्म में लाना है दोनों को। और फिर आपको देखना है सिंपलर फॉर्म में लाने के बाद अगर वो इक्वल हो जाते हैं तो वो इक्विवेलेंट रेशियो हैं। अगर वो तब भी इक्वल नहीं होते तो इसका मतलब वो इक्विवेलेंट रेशियो नहीं है। ठीक है, अब आगे करते हैं। वी कैन गेट इक्विवेलेंट रेशियोज बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। अगर मुझे कोई रेशियो दे रखा है और मुझे कहा जाए कि इस रेशियो के मुझे और इक्विवेलेंट रेशियोज निकालने हैं, तो मैं कैसे निकालूंगा? और इक्विवेलेंट रेशियोज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या करना पड़ेगा? जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उस न्यूमरेटर को और उस डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या फिर डिवाइड कर दो।
तो इससे आपको और भी ज़्यादा इक्विवेलेंट रेशोज़ मिल जाएंगे। कैसे? फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ 1:2, ठीक है, सिंपल सा है। अब मुझे इसके और भी ज़्यादा इक्विवेलेंट रेशोज़ निकालने हैं, तो कैसे निकालूंगा? 1:2 को मैं लिख सकता हूँ 1/2, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से। आपको ध्यान क्या रखना है, इक्विवेलेंट रेशोज़ निकालते वक्त आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, तो मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो 1:2 का एक इक्विवेलेंट रेशो आ जाएगा 2:4, ठीक है। अगर मुझे और निकालनी हो तो मैं क्या करूँगा, 1/2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, ठीक है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी और नीचे भी। 1 3 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6, तो एक और रेशो हो गया 3:6। एक और रेशो निकालना हो, 1/2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से। 1 4 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो एक और रेशो आ जाएगा मेरे पास 4:8, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं काफ़ी सारे अनलिमिटेड इक्विवेलेंट रेशो निकाल सकता हूँ, ठीक है। अभी हमने मल्टीप्लाई का एग्जांपल देखा, अब हम कुछ डिवाइड का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एक और रेशो लेता हूँ मैं 60:40, ठीक है। अब इसका मुझे डिवाइड से इक्विवेलेंट रेशोज़ निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिवाइड करता हूँ इसमें 2 से। 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो नीचे भी 2 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है या सेम नंबर से डिवाइड करना है। 60 को 2 से डिवाइड करोगे 30 आ जाएगा, 40 को 2 से डिवाइड करोगे 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 30/20 यानी कि इसका रेशो निकल जाएगा 30:20। ये दोनों इक्विवेलेंट रेशोज़ हैं, ठीक है। एक और निकालता हूँ 60/40। अब किससे डिवाइड करूँ? 60 तो 3 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन 40 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसी वजह से हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब मैं डिवाइड करूँगा 4 से, क्योंकि 60 भी 4 से डिवाइड होता है, 40 भी 4 से डिवाइड होता है। 60 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, ठीक है ना। 40 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा रेशो क्या हुआ? 15:10, ठीक है। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारे रेशोज़ यानी कि काफ़ी सारे इक्विवेलेंट रेशोज़ निकाल सकते हो, ठीक है। अब करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है प्रोपोर्शन। अब ये प्रोपोर्शन क्या होता है? इफ़ टू रेशोज़ आर इक्वल वी से डेट दे आर इन प्रोपोर्शन एंड यूज़ द सिंबल और इक्वल टू इक्वेट द टू रेशोज़। क्या मतलब हुआ इसका? अगर दो रेशोज़ इक्वल होते हैं यानी कि इक्विवेलेंट होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों रेशोज़ प्रोपोर्शन में हैं, ठीक है। और जब भी रेशोज़ प्रोपोर्शन में होते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या तो हम इक्वल का साइन यूज़ करते हैं या फिर ये 4 डॉट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि 30:20 और 18:12, ठीक है। तो चेक करते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। सबसे पहले लेते हैं 30:20, 30/20। 30:20 का मतलब क्या हो गया? 30/20। डिवाइड करते हैं 10 से, 10 3 ज़ा 30, 10 2 ज़ा 20, ठीक है। 10 से डिवाइड हो गया, ये 3/2 आ गया, यानी कि 3:2। अब लेते हैं 18:12, ठीक है। 18:12 का मतलब 18/12, ठीक है। डिवाइड करते हैं इसको, किससे करेंगे? 6 से करेंगे। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो ये भी आ गया 3:2, ठीक है जी। तो दोनों रेशोज़ इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों रेशोज़ प्रोपोर्शन में हैं, ठीक है।
और प्रोपोर्शन को शो करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, या तो इक्वल का, ठीक है, यहाँ पर इक्वल लगा देंगे, या फिर 4 डॉट्स लगा देंगे, ठीक है ना, ये वाला सिंबल। तो ये सिंबल क्या शो करता है कि ये दोनों रेशोज़ इक्वल हैं, यानी कि प्रोपोर्शन में है, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, रेशो का साइन हमेशा 2 नंबर्स के बीच में लगता है, जैसे कि यहाँ पे 30:20, रेशो का साइन हमेशा 2 नंबर्स के बीच में लगता है, और प्रोपोर्शन का साइन हमेशा 2 रेशोज़ के बीच में लगता है। क्लियर। अब आगे क्या है, इफ़ 2 रेशोज़ आर नॉट इक्वल देन वी से डेट दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। सिंपल सा है, अगर रेशोज़ इक्वल हैं तो वो प्रोपोर्शन में हैं, अगर वो रेशोज़ इक्वल नहीं हैं तो वो प्रोपोर्शन में नहीं है। तो उसको शो करने के लिए आप क्या करोगे, ये वाला साइन यूज़ करोगे, ठीक है। लेट सपोज 1:3 है और है 1:2, तो ये दोनों अनइक्वल हैं, ठीक है ना। तो इसको शो करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये वाला सिंबल, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों रेशोज़ प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है। इन अ स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन द 4 क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड व्हेन टेकन इन ऑर्डर आर नॉन एज रिस्पेक्टिव टर्म्स। प्रोपोर्शन के अंदर टोटल 4 क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि ये एक प्रोपोर्शन है, इसके अंदर टोटल 4 क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व है, फर्स्ट क्वांटिटी, सेकंड क्वांटिटी, थर्ड क्वांटिटी और फोर्थ क्वांटिटी, ठीक है। तो 4 क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं एक प्रोपोर्शन के अंदर, और इनको हम कहते हैं रिस्पेक्टिव टर्म्स, ठीक है। फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स आर नॉन एज एक्सट्रीम टर्म्स। फर्स्ट टर्म को और फोर्थ टर्म को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों हो गई हमारी एक्सट्रीम टर्म्स। सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर नॉन एज मिडल टर्म्स। सेकंड टर्म को और थर्ड टर्म को हम मिडल टर्म्स कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ये आपको याद रखना है प्रोपोर्शन के अंदर किसको क्या कहते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, 20:10 और 10:5। सबसे पहले ये चेक करेंगे ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो 20:10 यानी कि 20/10, ठीक है। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, क्या रेशो बन जाएगा, 2:1, ठीक है। उसके बाद है 10/5, ठीक है, 10:5 यानी कि 10/5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 यानी कि 2:1। तो दोनों रेशोज़ इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये प्रोपोर्शन के अंदर है, ठीक है। इसके अंदर 4 टर्म्स हैं, ठीक है, और इनको हम कहते हैं रिस्पेक्टिव टर्म्स। फर्स्ट टर्म को और फोर्थ टर्म को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम टर्म्स। क्लियर। और सेकंड टर्म को और थर्ड टर्म को हम क्या बोलते हैं, मिडल टर्म्स। क्लियर। तो इस तरीके से प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट था, ये आपको याद होना चाहिए। अब अगला कॉन्सेप्ट करते हैं, तो अब करते हैं यूनिटरी मेथड। अभी यूनिटरी मेथड क्या होता है, द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट एंड देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स इज नॉन एज यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 यूनिट की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, ठीक है। जब हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है, उसके बाद जितने यूनिट्स की वैल्यू चाहिए उतने यूनिट्स की वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट सपोज 10 बुक्स हैं, ठीक है, और इन 10 बुक्स की कॉस्ट है 500 रुपीज़। मैं आपको बोलता हूँ 10 बुक्स की कॉस्ट है 500 रुपीज़। आपको क्या करना है, 25 बुक्स की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। 25 बुक्स की कॉस्ट निकालनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, यूनिटरी मेथड की मदद से सॉल्व करोगे, ठीक है। अब यूनिटरी मेथड क्या कहता है, सबसे पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालो। 1 यूनिट यहाँ पर क्या होगी, 1 बुक, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 1 बुक की वैल्यू निकालेंगे। 1 बुक की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब 10 बुक्स की कॉस्ट
₹500 दे रखी है, तो 1 बुक की कॉस्ट कितनी होगी? सिंपल, 500 को 10 से डिवाइड कर देंगे। 500 को 10 से डिवाइड कर दिया, इससे क्या होगा, मेरे पास 1 बुक की कॉस्ट आ जाएगी। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, ये क्या बचा, 50/1 यानी कि 50, ठीक है ना। तो 1 बुक की कॉस्ट आई है ₹50। 1 यूनिट यानी कि 1 बुक की कॉस्ट आ गई। अब निकालते हैं 25 बुक्स की कॉस्ट। इसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी? सिंपल है, 1 बुक की कॉस्ट ₹50 आई है, तो 25 बुक्स की कॉस्ट निकालने के लिए क्या करोगे, 25 को मल्टीप्लाई कर दोगे 50 से, ठीक है। 25 बुक्स की कॉस्ट के लिए आपको क्या करना है, 25 को मल्टीप्लाई कर देना है 1 बुक की कॉस्ट से, ठीक है। 25 को 50 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 0 ऐसे का ऐसे ही लगा दो आप। 25 को मेन मल्टीप्लाई करो 5 से, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी जाएगा, 5 2 ज़ा 10 + 2 12, तो ये आ जाएगा 1250, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट आ गई 1250, ठीक है। 10 बुक्स की कॉस्ट हमें दे रखी थी जो कि है ₹500। हमने 1 बुक की कॉस्ट यानी कि 1 यूनिट की कॉस्ट निकाली सबसे पहले, उसके बाद जितने यूनिट्स हमें चाहिए यानी कि यहाँ पर 25 बुक्स, इसकी कॉस्ट निकाली, ठीक है। तो इन जैसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें यूनिटरी मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर? तो हमने इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।